तो हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का क्लास रीजनिंग के ऊपर है। इस सेशन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज लाया हूँ आप सभी के लिए। मैं दिखाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। आप सब अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये रीजनिंग का क्लास नंबर 3 है। इस क्लास से पहले भी मैं 2 रीजनिंग का क्लास चैनल पे करवा चुका हूँ। आप सब देख सकते हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है बाकी सारे क्लास का भी, जीके का भी, मैथ का भी। तो वो भी आप सब देख लीजिएगा। और मैं ये बता दूं कि अगर आप में से किसी को भी इस क्लास जो हो रहा है ये सभी का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का इसी नंबर है, तो आप सब वो लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ के अलावा भी आप सभी के लिए क्विज लाऊंगा और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट अपडेट्स देना है वो सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और अगर मुझे टाइम मिले तो आप सभी के साथ मैं उधर बातचीत भी करूंगा। आप सभी का परेशानियां मैं सुनूंगा और जो भी हाल होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो अगर आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जिस नंबर के बदले जो दे दिया जाएगा वो आप पहले लिख लीजिएगा, फिर जो डिजिट निकलना है वो आप काउंट करके सॉल्व करके निकल सकते हैं बड़े आसानी से। तो देखिए कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन में जो बोला है कि इन ए सर्टेन कोड 247 247 मीन्स स्प्रेड रेड कारपेट, तो पहले ये लिख लीजिए कि 247 इसके लिए क्या बोला है, स्प्रेड रेड और कारपेट। इसके बाद ये 236 का मीन जो बोला है कि 236 का मतलब डस्ट डस्ट वन एंड कारपेट। इसके बाद 234 234 इसका मतलब जो बोला है कि वन रेड कारपेट, तो वन रेड कारपेट। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हिच डिजिट इन दैट कोड मीन्स डस्ट, मतलब डस्ट का जो कोड होगा वो आपको निकलना है। ये सभी वर्ड का, ये जितने भी सारे वर्ड दे दिया गया है ना, ये सभी वर्ड का यहाँ से कोई स्पेसिफिक कोड, नंबर कोड आएगा, वो आपको निकलना है। तो मुझे डस्ट का पूछा है, तो अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ से ये तीनों, ये जो तीनों सीरीज दे दिया गया है, तीनों जगह से जो भी आपको सेम वर्ड दिख रहा है वो आपको निकलना है। ठीक है, जो भी सेम 3 शब्द, जैसे कि इधर देखिए कि मुझे कारपेट दिख रहा है तो कारपेट को आप काट दीजिए, कारपेट 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 कट गया। तो यह से भी तो ये जो नंबर्स है ये तीनों नंबर्स में से कोई भी आप काट दीजिए जो ये तीनों जगह पे सेम रहेगा। जैसे कि 2 है तो 2 को काट दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए रेड और रेड, सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो इसको काट दीजिए, रेड और रेड काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए कि कौन सा सेम सेम है, ऊपर नीचे चार चार सेम सेम है तो चार चार काट दीजिए। क्योंकि रेड का कोड 4 है तो ये ऊपर नीचे रेड रेड कट गया तो चार चार भी कट गया। इसके बाद देखिए कि ये स्प्रेड डस्ट और वन, यहाँ पे देखिए कि इधर है इस लाइन पे, सेकेंड लाइन पे 1 और लास्ट लाइन पे 1, तो 1 1 कट गया। यहाँ से 3 3 सेम सेम है तो 3 3 कट गया। तो यहाँ से आपका निकल गया कि देखिए सिर्फ डस्ट पड़ा हुआ है और इधर 6, तो ये डस्ट का जो कोड है, ये डस्ट का जो कोड है ये 6 है। ठीक है, ये इस तरीके से। स्प्रेड का कोड क्या है, 7 है। अगर क्वेश्चन में स्प्रेड का पूछता तो 7 होता, और यहाँ से तो सारे के सारे कट गया लास्ट से।
ठीक है, तो ऐसे आपको निकलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, मेरा डास्ट का कोड पूछा है तो डास्ट का कोड है 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिलॉग का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है सम सन आर पेयर्स, सम सन आर लोटस एंड ऑल लोटस आर पेयर्स। इस टाइप के जब भी कभी सिलॉग का क्वेश्चन आएगा आपको वेन डायग्राम बनाना है, अलग से दिमाग नहीं चलाने का। जो भी स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, जो स्टेटमेंट उस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना वेन डायग्राम के आप सिलॉग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले मैं नीचे से सॉल्व करूंगा। ये ऑल लोटस आर पियर्स, ऑल लोटस आर पियर्स, ये मैं वेन डायग्राम अभी बना रहा हूँ। ठीक है, सम सन आर लोटस बोल रहा है कि सम सन आर लोटस एंड सम सन आर पियर्स, तो सम सन आर पियर्स। समझ आया वेन डायग्राम कैसे हुआ इसका? जब भी कभी आपको ऑल का रिलेशन बोलेगा तो ऑल रिलेशन क्या होता है? ऑल रिलेशन मतलब ये आप कुछ, ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ये पूरा के पूरा किसी और चीज के अंदर है, तो ऐसा होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक मदर है, ठीक है, और ये मदर प्रेग्नेंट है अभी। तो इस मदर के अंदर, इस मम्मी के अंदर जो इनका बच्चे बड़े हो रहे हैं वो है ये, ठीक है। तो इस बच्चे का टोटल क्या है, इस मदर के साथ जुड़ा हुआ है, इस मम्मी के अंदर है। तो वही होता है ऑल रिलेशन का। कि यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया लोटस, लोटस का पूरा ऑल लोटस मतलब पूरा का पूरा क्या है, पियर्स के अंदर है, मतलब ये मदर है, तो ये पूरा का पूरा पियर्स के अंदर आ गया। समझ आया? और साम का रिलेशन जो बोलता है, ऐसे कि मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसका पूरा नहीं, ये थोड़ा सा पार्ट जुड़ा हुआ है। समझ आया? मतलब आप ये मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है और इसके साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कोई और अलग एलिमेंट, तो ऐसे हो जाएगा कि ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा करके जुड़ा हुआ है। साम, ये साम वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट होता है साम, ठीक है, ये थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि हो गया हस्बैंड वाइफ, कि मान लो ये हस्बैंड है और ये है वाइफ, ये दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा करके जुड़ा हुआ है, पूरा के पूरा नहीं, ठीक है। तो साम का रिलेशन ऐसे चलता है। समझ आया? तो ये मेरा वेन डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन का टोटल। अब क्वेश्चन में बोला है, देखो कंक्लूजन में आओ कि ऑल सन आर लोटस, ऑल सन आर लोटस, क्या ये कंक्लूजन सही है? ऑल सन, ये इसका मतलब सन, ऑल सन आर लोटस नहीं है, क्योंकि देखो पूरा का पूरा लोटस पियर्स के अंदर है, सन के अंदर नहीं, या फिर पूरा का पूरा सन लोटस के अंदर नहीं है। लोटस का कुछ पार्ट जो है, ये बीच वाला कुछ पार्ट जो है वो सन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला जो है ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो दूसरे पे आओ कि सम पियर्स आर सन, क्या ये कंक्लूजन सही है? देखो ये पियर्स का कुछ अंश, सम पियर्स आर सन मतलब सन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गया टोटल सन और ये हो गया टोटल पियर्स। अब पियर्स का कुछ ही अंश तो सन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये साम वाला पार्ट पियर्स का जुड़ा हुआ है सन के साथ, तो मतलब ये कंक्लूजन सही हो गया। तो मेरा जो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीलॉग का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना होता है, आसान है पर थोड़ा
वेन डायग्राम आपको समझ कर बनाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये एक सीरीज दे दिया गया है, नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये एक नंबर सीरीज दे दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये सब नंबर को देखने के बाद आपको ये लास्ट वाला नंबर क्या होगा ये बताना है। देखो, जब आपको पहले नोटिस करना है कि ये जो नंबर आपको दे दिया गया है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। जिधर भी आए क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड पे आए या फिर लेफ्ट हैंड साइड में आए, आपको नंबर देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, पर नंबर्स के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब अंदर में कोई गुना वगैरह का सीन नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखो 9 से 12 तक जाओ, 10 11 12 प्लस 3 का रिलेशन चल रहा है। अब 12 से 29 तक जाओ, कितना होता है 29 और 12, तो ये माइनस करोगे तो 7 और 1 से 2 गया तो 17, तो यहाँ से 17 बढ़ गया। फिर से यहाँ से 29 से 32 तक जाओ तो प्लस 3 30 31 32, 32 से 69 तक जाओ, कितना होता है। अब 2 से 9 गया तो 7 और 3 से 6 गया तो 3, तो 37 का बढ़ गया। 69 से 72 तक जाओ तो प्लस 3 बढ़ रहा है। और फिर 72 से ये कितने का डिफरेंस होगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये जगह देखो कि 17 से 37 तक हो रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है। तो ये 20 अगर मैं 37 के साथ जोड़ूँ, जितना डिफरेंस हो रहा है ये 20 अगर मैं इस 37 के साथ जोड़ के यहाँ पे मैं 57 कर दूँ 57, अगर मैं इसके साथ प्लस 57 करूँ और ये प्लस 57 फिर मैं ये 72 के साथ जोड़ूँ तो क्या होता है कि 7 8 9 और 5 7 12 129। क्या 129 ऑप्शन में है? नहीं है, तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको ये 20, ये जो 20 है ये 20 को मैं डबल कर दूँ। ठीक है, अगर मैं डबल का कंसेप्ट लगाऊँ तो ये जो 20 का डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, इसको मैं अगर डबल करके 40 कर दूँ और ये 40 अगर मैं 72 के साथ जोड़ दूँ, सॉरी ये 40 अगर मैं पहले 37 के साथ जोड़ूँ तो क्या होगा कि 4 और 7 8 9, यहाँ पे 7 आएगा और 4 सॉरी 5 6 7 तो 77। ठीक है 77, यहाँ पर अगर मैं प्लस 77 करूँ तो प्लस 77 करने पर प्लस 77 और ये मैं फिर मुझे 72 के साथ जोड़ना है, तो क्या होगा कि 7 8 9 आएगा और 7 8 7 14 आएगा 149। 149 ऑप्शन में हाँ हाँ है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कैसे हुआ, ये 129 नहीं होगा। तो ये वाला कंसेप्ट एग्जामिनर ने दिमाग लगा के किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला जगह समझ आया, ये वाला जगह में ही खेल दिया एग्जामिनर ने कि 17 से 37 गया पहले, 20 का गैप आया और ये 20 का क्या किया फिर डबल कर दिया, ये डबल क्या किया इसके साथ जोड़ा है, तो जोड़ के जो मेरा डिफरेंस आया वो है 77 और फिर 77 को 72 के साथ जोड़ दिया, फिर क्या आया 149 आया। तो इसका जो आंसर है वो है 149, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, ये इमेज बेस्ड वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ये सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। अरे यार ये क्वेश्चन में तो रुकिए, जो क्लास दिया हुआ है वो मिसिंग हो गया, मैं आपको देख के बता देता हूँ।
देखो, तो इसका जो रिलेशनशिप है, मतलब जो दे दिया गया था, वो है ट्रोपोस्फियर पहला है, ट्रोपोस्फियर दूसरा है एटमॉस्फियर, और तीसरा है मेसोस्फियर। ठीक है, इन तीनों को देखकर आपको ये वेन डायग्राम जो है, ये साइड में, ये बगल में जो वेन डायग्राम है, इसको सॉल्व करना है, ये तीनों देखकर। ठीक है, तो कैसे आप समझेंगे? देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर है और मेसोस्फियर है, जनरल साइंस में आप सब पढ़े होंगे कि हमारा जो अर्थ है, धरित्री है, इस अर्थ का टोटल 5 एटमॉस्फेरिक लेयर होता है। सबसे नीचे कौन सा लेयर आता है? ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर पे ही हम लोग रहते हैं। जितने भी सारे बाकी जीव है, जानवर है, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं। फिर ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर क्या चलता है? जेट प्लेन वगैरह चलता है। फिर उसके ऊपर क्या आता है? मेसोस्फियर। फिर उसके ऊपर क्या आता है? मेसोस्फियर के ऊपर आता है आयनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। और सबसे ऊपर आयनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर के ऊपर आता है क्या? एक्सोस्फियर। तो ये मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर इसके बाद आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद जो आता है वो है आयोनोस्फियर, आयोनोस्फियर, या फिर इसको आप एक्सोस्फियर भी कह सकते हो, सॉरी थर्मोस्फियर, इसको आप थर्मोस्फियर भी कह सकते हो। इसका नाम थर्मोस्फियर इसीलिए पड़ा है कि ये वाला जो एटमॉस्फेरिक लेवल है, इसमें हीट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा हीट रहता है। ठीक है, आयोनाइज्ड पार्टिकल रहता है और वो आपस में क्रिया कर रहा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता है। और इस आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फियर के बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो है एक्सोस्फियर। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे जो कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सा है, तो तब आपको बताना है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट होता है और सबसे हॉटेस्ट होता है आयनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। ओके, ये मैंने आपको जनरल साइंस का कुछ आप नॉलेज दे दिया, जनरल साइंस भी पढ़ा दिया। तो चलो, अब आपको ये तीनों देखकर समझना है कि वेन डायग्राम कौन सा होगा। यहाँ पर जो देखो, इसका जो वेन डायग्राम होगा वो है, एटमॉस्फेयर जो है, ये जितने भी सारे मैंने लेयर बताया है, ये सब एटमॉस्फेयर का ही एक एक लेवल है, एटमॉस्फेयर का ही पार्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर है, मतलब एटमॉस्फेयर हो रहा है मदर, और ये दोनों जो लेयर है ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर, ये दोनों क्या हो गया? एटमॉस्फेयर का बच्चा हो गया। ओके, तो मैंने क्या वेन डायग्राम बताया था पिछले क्वेश्चन पर कि एक जब मदर होता है, उसके अंदर जब उनका बच्चा होता है तो पूरा के पूरा मदर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर ये दो बच्चा दे दिया, ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर, तो ये दो अंदर, ये दो क्या आएगा? ये एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा, दोनों ही एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर, ये वाला
ये वाला आंसर होगा। ओके, समझ आया कैसे किया मैंने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, बड़े मजेदार है। अच्छे से देखो, जब भी कभी डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, इधर नहीं देखना है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहला ए बी सी डी, ये जो रो देखना है आपको, कॉलम नहीं, ये रो। ठीक है, पहला रो को देखो, पहला रो में 2 5 3 5, मतलब 2 3 5, ये वाला मुझे देखना है, 2 3 और 5। तो अब यहाँ पर आओ, अब इस जगह पर आओ। ठीक है कि 2 3 5, तो 1 नंबर काट दो और 4 नंबर काट दो। मुझे देखना होगा 2 3 और 5, 2 3 5 में से पहले देखो, पहले जो आ रहा है वो आपको चूज करना है कि सी सी सी, ये सी सी और सी सारे के सारे जगह पर एक है, तो सी मुझे देखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब ए को देखो, ए और ए सारे के सारे एक है, तो ए कैंसिल आउट हो गया। अब टी को देखो कि टी 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 सारे के सारे जगह एक है, तो टी भी देखने का कोई जरूरत नहीं। ओके, अब ए को देखो, फिर से ए सारे के सारे जगह एक है, तो फिर से काट दो। और फिर देखो एल आर एल, यहाँ पर एल और आर आया है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले एल आएगा। तो ये जो आर है, मतलब ये आर नहीं होगा, तो यहाँ से 3 चलेगा। अब मुझे 2 और 5 ये दोनों में से देखना है। अब दोनों में से देखो, ये वाला तो हो गया, तो एल को काट दो। अब बचा क्या? वाई एंड ओ। तो वाई और ओ में से सबसे पहले कौन आता है? ओ आता है। तो मेरा पहला क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 कौन से में है? बी और डी में है। तो ये ए हट गया और सी हट गया। ए और सी देखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा 5 पहले होगा, ये आ गया। तो मैं बेकार में ए और सी देख के मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूँ? एग्जाम में हमेशा आपको टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। इसके बाद देखो, ये 2 और 2 सेम सेम है, तो मतलब ये 2 देखने का जरूरत नहीं, और 5 तो हो ही गया, तो 5 भी अभी काट दो। इसके बाद ये एल नहीं, ये 3 होगा। ठीक है, ये 3 नंबर ऑप्शन है। ओके, तो मुझे देखो, अब 3 और 2, सिर्फ ये 3 और 2 मुझे देखना है। तो 3 और 2 में आओ, ये ठीक है। देखो 3 और 2, तो मुझे ये 1 नंबर काट दो, 4 काट दो, 5 काट दो, कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ 3 और 2 को देखूंगा। देखो 3 और 2 में कैटा कैटा सेम सेम है, कैटा कैटा सेम सेम है। ठीक है, तो ये काट दो, कोई जरूरत नहीं है देखने का। इसके बाद मुझे देखना है सिर्फ एल और आर। ओके, तो ये एल और आर ये देखना है। तो एल और आर में से सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले एल आता है। अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके पूरा 1 से लेकर 26 तक आपको याद होना चाहिए, तभी कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये आप समझ पाएंगे। तो एल और आर में से एल पहले आता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 हट गया, 3 हट गया, मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाद वाला देखने का कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से ही आंसर मिल गया, तो 2 आएगा। अब 3 और 2 में से 2 आएगा, तो मतलब ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया मैंने कैसे सॉल्व किया? ओके, तो मेरा आंसर ऑप्शन डी है, याद रहेगा। ऐसे सॉल्व होता है जो डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है वो। इसके बाद देखो, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर भी होता है। एक होता है रिवर्स रिवर्स डिक्शनरी,
ये रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है, आपको पीछे से सॉल्व करना पड़ता है। अभी मैंने क्या किया, शुरू से किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड में आया। ओके, किंतु पर सॉरी, पर जो रिवर्स डिक्शनरी का ऑर्डर है उसमें आपको क्या करना होता है, पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पीछे से पहले की तरफ आना है, राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर के केस में। ओके, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन भी मैं बाद में लाऊंगा, इसके बाद भी मैं क्लास लाऊंगा रीजनिंग का, तो वहां पर मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ये है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो आपको दे दिया गया है, कंक्लूजन देख के आपको ये ऑप्शन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, देखो पहला कंक्लूजन जो बोला है कि टी लेस देन ई, तो ये पहले आपको साइन समझना पड़ेगा। ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं लेस देन, लेस देन, ठीक है। और ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ओके, और फिर ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, अगर आपको ये पता नहीं था तो ये मैंने बता दिया। अब देखो, जब ऐसे टाइप का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब भी ये दो वाला साइन, ये दो साइन, ठीक है, मतलब ये एक साइन हो गया और ये एक साइन हो गया, ये दो है ग्रैंडफादर, ये दो है ग्रैंडफादर। ये वाला जो साइन है, ये एक साइन हो गया और ये एक साइन हो गया, ये हो गया फादर। और ये जो इक्वल्स टू हो गया ये हो गया सॉन या फिर डॉटर, सॉन डॉटर, मतलब आपस में। ठीक है, तो क्या होता है एक फैमिली में, क्योंकि ये जो पूरा दे दिया गया ना ये एक फैमिली है, ठीक है, तो एक फैमिली के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आता है तो ग्रैंडफादर, सबसे पहले हमारा ग्रैंडफादर साहब आएगा, इसके बाद आएगा फादर, इसके बाद आएगा हम और आप, ठीक है, मतलब सॉन और डॉटर। तो जब भी कभी आपको ये वाला साइन दिखे किसी स्टेटमेंट में, तो आपको ये वाला बीच वाला जो आप है, अपर में है, ये आपको कंसिडर नहीं करना है, फिर फादर सब भी, पापा सब भी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ग्रैंडफादर का रिलेशन ही चलेगा, ये सब वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर देखो पहला कंक्लूजन टी लेस देन ई, स्टेटमेंट में आप आओ, टी लेस देन ई, तो इसका मतलब क्या, लेस देन मतलब ये टी जो है ई से छोटा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, ई बड़ा है, और ई जो है ये ई टी से बड़ा है, यू से भी बड़ा है, और टी जो है ई से छोटा है, तो मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही हो गया कि टी सब जो है टी ये ई से छोटा है, टी लेस देन ई। ओके, और y, अब देखो y ग्रेटर देन, सॉरी y लेस देन डी, तो y लेस देन डी, यहाँ पर आओ, ये वाला y लेस देन डी मतलब y d से छोटा है, क्या y d से छोटा है, यस, ये देखो लेस देन मतलब y छोटा है, ये कोना, ये पीछे का पार्ट,
ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट जिसके आगे, जिसके पहले पहले रहेगा, ठीक है, पर या फिर जिसके बाद रहेगा, तो वो हो जाएगा छोटा। यहाँ पर देखो लेस देन लगा हुआ है वाई के साथ, ये कोना वाला एंगल वाला पार्ट, तो ये हो गया छोटा, डी से छोटा हो गया, और डी क्या हो गया, वाई से बड़ा हो गया। तो ये वाला कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन ही सही है, तो मतलब बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। समझ आया कि कैसे सॉल्व हुआ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन? अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना जो मैंने यहाँ पर बताया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, तो ऐसे टाइप का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डाइस का क्वेश्चन है। इस तरीके का जो डाइस का क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आता है। टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो। द अल्फाबेट ऑपोजिट ऑफ सी, फाइंड द अल्फाबेट ऑपोजिट ऑफ सी। मतलब ये वाला, ये जो सी, ये वाला इसका ऑपोजिट, मतलब ये जो अल्फाबेट है सी, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये आपको ढूंढ के निकलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कैसे सॉल्व, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जब भी कभी डाइस का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लॉकवाइज अल्फाबेट्स जो दे दिया जाएगा, तो उसको आप क्लॉकवाइज अरेंज करके सॉल्व करेंगे। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। देखो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है कि ये वाला होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है। ओके, और ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब देखो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है ये सारे के सारे अल्फाबेट को, ये दोनों ही जगह पर। ठीक है, तो कैसे होगा, मुझे ए से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ए होगा, पहले ए आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा बी, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके बाद आएगा क्या, सी। इसके बाद ये वाला डाइस में देखो, ये वाला डाइस में क्या है, बी से शुरू होगा, बी से मुझे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी आया, इसके बाद क्या आया, ई आया, इसके बाद क्लॉकवाइज घूमेगा तो डी आया आया। तो क्या ये सही हुआ मेरा, ये अरेंजमेंट? ये अरेंजमेंट मेरा सही नहीं हुआ। अब क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा गलती बच्चे एग्जाम में करते हैं। क्यों सही नहीं हुआ ये सुन लो। डाइस का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो कॉमन फेस है, जितना भी आपको डाइस दे दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा या 3 दिया या 4 दिया, आपको कॉमन फेस ढूंढना है। मतलब जो कॉमन अल्फाबेट है, दोनों डाइस में ही जो कॉमन अल्फाबेट दिखेगा वो आपको सबसे पहले पिक करना है। तो यहाँ पर जो कॉमन फेस है, कॉमन अल्फाबेट है दोनों डाइस में, वो है बी। ठीक है, ये बी है, यहाँ पर बी है, ये दोनों बी कॉमन फेस है, तो मुझे सबसे पहले बी को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा सबसे पहले मुझे बी को रखना पड़ेगा, मतलब मुझे बी से क्लॉकवाइज काउंट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने बी से काउंट किया तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब ये देखो, ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बी से जब शुरू हो रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो पहले मेरा बी आएगा, बी के बाद सी में गया तो सी आया, सी के बाद ए में गया तो ए आया। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड डाइस में भी होगा। अब बी पे ऊपर है, तो बी से जब ऐसे घूमेगा तो बी से क्या आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पर भी बी से क्या आया, ई आया, और ई के बाद क्या आया, डी आया, तो डी आया।
तो ये हुआ मेरा फाइनल रीअरेंजमेंट। ओके, अब मुझे पूछा है कि सी का जो ऑपोजिट अल्फाबेट है वो क्या है। तो सी का ऑपोजिट अल्फाबेट तो मुझे मिल गया। सी का ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, ई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। ओके, देखो ये गलत था, तो यहाँ पर सी का ऑपोजिट डी आया था, पर ये गलत था, ये अरेंजमेंट गलत था। एक्चुअली डी का ऑपोजिट क्या है, ए, और ए का ऑपोजिट डी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही, सी का ऑपोजिट ई है और ई का ऑपोजिट सी है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ई। समझ आया डाइस का क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये नंबर और अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन सीरीज है ये। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो सबसे पहले अब आपको ये जो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जो नंबर और अल्फाबेटिकल आपको सीरीज दे दिया जाएगा वो पहले आपको देखना है कि, और ये आप देख लिया। देखने के बाद सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है कि एक बार आपको देख के समझ आ गया कि मुझे ये वाला निकलना है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन की तरफ आओ। ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन में सबसे लास्ट में आओ। देखो 85, 85, 85, 85, 85, ये हर जगह सेम है, हर ऑप्शन में सेम है। मतलब मुझे ये जो यहाँ पर जो नंबर है, ये नंबर देखने का कोई जरूरत नहीं, ये आपको बेकार का टाइम वेस्ट करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप मत देखिए, और यहाँ से ये बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पर सारे जगह पे एम सेम है, नहीं सॉरी एन इधर है, पर यहाँ से आप निकल पाएंगे कैसे। देखो ये जो एन है, एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। जो ये सेम सेम तीन ऑप्शन दिया है ना, एम एम एम, और एक अलग कर दिया, एग्जामिनर इसी में खेलेगा, इन तीनों में खेलेगा। ठीक है, ए बी और डी में ये एन अलग दे दिया, ये पहले ही हट जाएगा, क्योंकि पहला ही आंसर हो जाएगा, ये एग्जामिनर नहीं करेगा। तो इसको आप मान लो कि ये हट जाएगा। अगर आप पूरा सॉल्व करके देखना चाहते हो आप तो भी देख सकते हो, पर जब भी आपको ऐसा दिखे कि तीन सेम दे दिया गया और एक अलग दे दिया गया सबसे पहले, तो सबसे पहले जो एक अलग दिया वो हटा दो। इसके बाद आप देखो कि आई, के और आई, ये आई और के में आपको देखना है। तो मुझे सेकंड देखना है कि ओ से टी जाएगा और टी से फिर ओ। देखो ओ से टी कितना डिफरेंस है, ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब +5। देखो यहाँ पे आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए पूरा 1 से लेकर 26 तक। अगर ठीक है, एग्जाम में आप ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप ऐसे लिख लो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम करके ऐसे लिख लो। ठीक है, पूरा ऐसे लेकर जेड तक आपको लिखना है। अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं कि तो कैसे होगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेट के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आता है, तो वो आप कैसे लिखोगे। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, लास्ट में एम आया। एम के बाद एन से शुरू होता है, क्योंकि ये ए से लेकर एम तक टोटल 13 अल्फाबेट यह हो गया, और एन से लेकर जेड तक 13 अल्फाबेट होगा। तो कैसा है, देखो एन जे के एल एम, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये एन से लेकर जेड तक मेरा और एक 13 अल्फाबेट जो रिमेनिंग था वो हो गया। ओके, अब आपको ऑपोजिट कैसे पता चलेगा कि देखो ए का ऑपोजिट है जेड, इसीलिए मैंने नीचे लिखवाया। ठीक है, एम का ऑपोजिट जो है वो एन हो जाता है। ओके, जैसे कि अगर पूछे आपको एफ का ऑपोजिट क्या है, तो एफ का ऑपोजिट हो जाएगा यू। अगर आपको याद नहीं रहेगा ऑपोजिट कौन से अल्फाबेट का
कौन सा ऑपोजिट होता है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपको पेज, जो पेपर होता है, पेपर पेन मिल जाता है। तो सीबीटी एग्जाम के केस में मैं बोल रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले ये अल्फाबेट्स लिख लेना है, ताकि आपका जब एग्जाम शुरू हो जाए आपका अलग से टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे ओ से टी गया +5, यहाँ पर ओ है, तो देखो 1 2 3 4 5 टी तक +5 हुआ। अब टी से ओ आई की तरफ आओ, टी से ओ आई जाओ कि 1 2 3 4 5 +5 का ही रिलेशन हो गया, ये भी +5 ही होगा। वाई से अब डी की तरफ जाओ, 1 2 3 4 5, तो +5 का रिलेशन हो गया। अब डी से सेकंड क्या आएगा, ये भी +5 होगा। तो डी से जब सेकंड है तो डी से +5 कितना, 1 2 3 4 5 आई, आपका आई आया। तो यहाँ पर देखो आई कौन सा ऑप्शन में है, ए और डी, मतलब मेरा ये निकल गया, बी निकल गया। यहाँ पर भी सेम लॉजिक चला था, देखो आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर ए के था ऑप्शन बी में, तो आप ये दो देख के आसानी से ये हटा आप सकते थे, पर आप सभी को मुझे समझाना था, दिखाना था, तो इसलिए मैंने दिखाया। ओके, इसके बाद जो है ओ क्यू क्यू, देखो यहाँ से मुझे आई तो निकल गया कि मेरा आई आया। इसके बाद देखो यहाँ पर ओ और क्यू, ओके, ओ और क्यू, तो मुझे ओ और क्यू को देखना पड़ेगा, ओ और क्यू को, मतलब ये लास्ट। तो अब डब्ल्यू से बी की तरफ आना है, तो डब्ल्यू से अगर मैं बी की तरफ जाऊँ, मतलब मुझे ये रिवर्स जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी +5 का ही लॉजिक चल रहा है, +5। तो ये बी से मैं जी की तरफ जाऊंगा, ये भी +5। देखो 1 2 3 4 5, तो ये भी +5 हुआ। जी से मैं एल की तरफ जाऊँ, ये भी +5 है, और एल से फिर मैं लास्ट आना पड़ेगा, तो एल से 1 2 3 4 5 क्यू आएगा। तो आई और क्यू, मतलब मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे किया मैंने? ये वाला क्वेश्चन आरआरबी में आया था, आरआरबी रेडियोग्राफर में, ठीक है। ये रेडियोग्राफर का एग्जाम एक एलाइड हेल्थ साइंस जो है, एलाइड हेल्थ कोर्स, ठीक है, तो उसका होता है रेडियोग्राफर, जिसको और एक नाम भी बोलते हैं पैरामेडिकल। ओके, तो ये उसमें आया था। समझ आया? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में ही आता है, आरआरबी ऐसा क्वेश्चन देता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये आया एनटीपीसी में। देखो जब भी कभी 7 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, 7 8 लोगों के केस में एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इतने सारे, देखो 7 लोग दे दिया गया, आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। तो पहले आप एक टेबल बना लो, हर एक लोग, मतलब 7 लोग सेंटर को फेस कर रहा है, ये है सेंटर। ओके, तो अब बिठाओ आप कि 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे लोग सेंटर फेस कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे लोगों का जो मुंह है वो सेंटर में है, और इसी हिसाब से सारे के सारे लोगों का लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके से होगा। ओके, अब क्वेश्चन में जो पहला मुझे इंफॉर्मेशन दिया वो है आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, कि मैंने पकड़ लिया कि आई इधर बैठा है, आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, मतलब ये 3 नंबर पोजीशन में है, किसका, जे का बाई साइड में, जे का लेफ्ट साइड में। आई का, देखो आई का लेफ्ट क्या है, सेंटर, तो ये लेफ्ट है, ये आर है, तो
अब जे का लेफ्ट में है, अगर मैं जे को किसी जगह पर इमेजिन करूँ कि 1 2 3, अगर मैं इधर जे को बैठाऊँ तो जे का हो गया इधर राइट इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट से 3 नंबर पर 1 2 3, मतलब बिल्कुल जे इधर आएगा, और जे का इधर राइट साइड है तो 1 2 3 इधर मैच नहीं हो रहा, तो 1 2 3 इधर आएगा जे का। ओके, इसके बाद मुझे बोला है कि आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अभी मैं ये नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे जे और आई के साथ जो इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा मैं उसी तरीके से आऊंगा। देखो इसके बाद बोले ओनली जे सीट्स बिटवीन एच एंड आर, तो यहाँ से मुझे आया कि जे इन दोनों के बीच में है, एच और आर के बीच में है। अब एच और आर इस दो जगह पे किधर भी बैठ सकता है, तो इसलिए मैं इधर ऐसे लिखूंगा एच और आर। ये मुझे बाकी की इंफॉर्मेशन से कंफर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्ट कौन यहाँ पर है। इस बार देखो कि एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का इमीडिएट नेबर एफ नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब देखो एफ जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब है कि एफ एफ इमीडिएट नेबर मतलब इधर और इधर तो एफ नहीं बैठेगा, तो मतलब एफ इधर बैठेगा। ओके, क्योंकि आई का इमीडिएट नेबर में ये दो जगह आ रहा, ये दो जगह आ रहा है, तो मतलब एफ इधर होगा, ये दो जगह पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आई का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये दोनों ही जगह आई का जो है वो इमीडिएट बाद में ही आ रहा है, तो इन दोनों जगह पे जो बैठेगा वो आई का इमीडिएट नेबर होगा। ओके, अब देखो तो एफ इधर बैठ गया। अब कौन सा बचा है? बचा है के बचा है, और जो हो गया एफ हो गया, जी भी बच गया, तो जी मेरा जी बच गया और के बच गया, तो इन दोनों को किसी जगह पर बिठाना है। देखो यहाँ पर आर, हाँ देखो आर और जी का इधर रिलेशन दिया है कि आर सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आर सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी मतलब जी के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर, जी के लेफ्ट साइड में दूसरी स्थान पर। तो अगर मैंने देखो अगर मैंने इधर आर को किया तो यहाँ पर अगर जी बैठेगा तो दूसरे स्थान पर हो रहा है, तो इधर से मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया कि आर जो है वो इधर बैठा और जी जो है वो इधर बैठा। अब जी के लेफ्ट ऑफ जी मतलब जी का लेफ्ट इधर है और आर इधर है, मतलब राइट साइड इधर है, तो जी का लेफ्ट से मतलब ये लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर 1 और 2 दूसरे स्थान पर आर बैठ गया। ओके, फिर यहां से मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि इधर बैठा है एच, तो इधर एच बैठ गया। ओके, और फिर क्या हुआ, इधर सिर्फ एक बच गया, तो इधर कौन आया, इधर देखो के बच गया, तो इधर के बैठेगा। ये हो गया मेरा सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के, मतलब के का राइट साइड से। तो के सेंटर फेस, अगर के सेंटर फेस कर रहा है तो मतलब के का राइट हो जाएगा ये और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ये जब राइट हो जाएगा तो के का राइट साइड से आर तक कितने लोग बैठा, बीच में दो ही लोग बैठा है। ओके, के से आर तक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया कैसे हुआ? आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हमेशा जो भी आप जब अरेंजमेंट करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये लेफ्ट और राइट का लॉजिक आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी राइट होगा आंसर। आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। ओके, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है सर्कुलर टेबल का, तो आप हाथ में टाइम लेके ही करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ओके, और इतना भी, और ये भी नहीं कि आप बिल्कुल लेट कर रहे हो, ये भी नहीं करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये जो नंबर है 225, 625, 1225, मतलब यहाँ पर आपको दो, यहाँ पर आपको दे दिया गया है दो नंबर। इसको देख के यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है इसको देख के आपको ये वाला सॉल्व करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? तो ये जो नंबर सबको दिख रहा है ना, क्या ये आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं पे तो देखा है यार, मुझे पता है ये? फिर दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। देखो जब भी कभी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बहुत सारे लॉजिक लगा के दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्वायर देखिए कि किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है नहीं, कि ए बी सी डी जो भी नंबर है, ठीक है, तो इस नंबर का मान लो कि ए का नंबर है, इसका स्क्वायर तो नहीं चल रहा। या फिर आप देख लो कि ये जो एक नंबर है ए, इसका क्यूब तो नहीं चल रहा। तो आपको स्क्वायर और क्यूब, पहले ये दो लॉजिक लगाकर देखना है, स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक। इसके बाद आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हो? गुना का लॉजिक लगा सकते हो, डिवाइडेड का लॉजिक लगा सकते हो। गुना के साथ में प्लस या माइनस ये हो रहा है या नहीं, ये भी आप देख सकते हो। सेम तरीके से माइनस के साथ में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये सब आपको देख के करना पड़ेगा एनालॉजी का क्वेश्चन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या लॉजिक चल रहा है? देखो मैंने क्या बताया, स्क्वायर का लॉजिक लगाओ। 225 जो है ये एक स्क्वायर नंबर है, 625 जो है ये एक स्क्वायर नंबर है। अब 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद 625 ये 25 का स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर वैल्यू जो है वो पूरा 1 से लेकर 20 तक आपको याद 20 या फिर 25, आप 30 ही मान के चलो। 1 से लेकर 30 तक या फिर 1 से लेकर 25 तक आप बिल्कुल याद रखो, आप मतलब रट के जाओ, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। और सेम इसी तरीके से आप क्यूब का भी 1 से लेकर 30 या 25 तक आप याद करके रखे जाओ, ठीक है। तो ये जो आपने किया कि 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर का लॉजिक चल रहा है, तो मतलब ये जो नंबर है ये भी एक स्क्वायर नंबर है। इतना समझ में आएगा। तो 1225 किसका स्क्वायर है? 1225 किसका स्क्वायर है बताओ। अब देखो ये तो आपको पता नहीं है। हमेशा ये याद रखिएगा कि 5 के साथ अब जो 5 अगर गुना करोगे तो 5 5 25 आता है, तो लास्ट में क्या आएगा? यूनिट प्लेस में, यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो आपको ये यूनिट डिजिट देखना है। 25 के बाद अगर 6 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा? लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 इंटू 7 करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। सॉरी, 6 इंटू 7 नहीं, आपको क्या करना है? 7 इंटू 7, ठीक है, लास्ट में 9 आएगा। तो ऐसे करके आपको देखते जाना है, ठीक है, कि 6 7 8 और फिर 9, 8 8 कितना आता है? 4, 8 8 64 का 4, और फिर 9 का 9 9 81 का 1 आता है, जीरो का तो जीरो ही रहेगा। फिर 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16 का 6, फिर 5 इंटू 5 6। तो आपको ये समझ आ गया कि मेरा होगा 35, ठीक है। तो 35 के साथ 35 गुना करना पड़ेगा, तो मेरा क्या आएगा? ये 1225 आएगा। अगर आप 35 से 35 गुना करोगे, देखो मैं गुना करके ही दिखा देता हूँ। 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 3 5 15 16 17 175 गुना में। ये देखो अब 35 से 3 का गुना करना पड़ेगा, 3 5 15 का 5, हाथ में 1, 3 3 का 9 1 10। तो ये क्या आएगा? देखो 5 5 और 7 12 का, 5 और 7 12 होता है, तो 12 का 2, हाथ में 1 1 1 2 और 1 1225। तो ये 35 का स्क्वायर है। यहाँ से मुझे ये मिल गया कि ये 35 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर लॉजिक चल रहा है क्या? 15 के बाद 25 है तो ये प्लस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं प्लस अगर 10 करूँ तो ये 45 का स्क्वायर आएगा। और वैसे भी अगर आपको स्क्वायर याद ही है तो 15 के बाद 25 चल रहा है, 25 के बाद 35 होगा,
35 के बाद 45 होगा, तो यहाँ पर जो है ये 45 का स्क्वायर आएगा। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है? ये 2025 होता है। ये होगा 2025। यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर होगा, पर ये 4 गलत प्रिंटिंग हो गया है। ये होगा 2025, 45 का स्क्वायर। ओके, तो ये ऑप्शन बी आंसर हो गया। अगर आपको पता नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा, तो देखो मैं 45 का साथ 45 गुना करके दिखा देता हूँ। 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 4 5 20 और 2 225 इंटू 45 के साथ अब 4 का गुना होगा, तो 4 5 20 का 0 और हाथ में 2 4 4 16 17 18। तो ये देखो 5 2 8 और 2 10 होता है, 0 हाथ में 1, तो 1 और 1 2, तो क्या आता है 2025। आंसर आया 2025। समझ आया तो कैसे होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ j इज कोडेड एज 5 एंड z इज कोडेड एज 13, देन हाउ विल n बी कोडेड। तो यहाँ पर मुझे n का कोड पूछा है, तो j का कोड 5 दे दिया, j का कोड 5 दे दिया, और z का कोड जो है 13 दे दिया। तो n का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। ओके, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो जेड है, जेड का अल्फाबेटिकल नंबर क्या होता है? 26। कि जेड सबसे लास्ट में आता है, तो जेड का अल्फाबेटिकल नंबर 26। जे का अल्फाबेटिकल नंबर को कितना होता है? जे का अल्फाबेटिकल नंबर होता है 10। तो यहाँ पे जे का कोड दिया है 5, जेड का 13। तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 किया। ये जो अल्फाबेटिकल नंबर जे और जेड का दे दिया, ये जो जितना भी अल्फाबेटिकल नंबर है इसका डिवाइडेड बाई 2 किया, मतलब इसको आधा कर दिया। तो अगर मैं 2 से 10 को काट दूं, आधा कर दूं, तो क्या आता है? 5 आता है। अगर मैं 26 को आधा कर दूं, डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो 2 से अगर मैं 26 को काट दूं तो 13 आता है। 13 दूगुना 26। और फिर मैं इनका अल्फाबेटिकल नंबर कितना होता है? 14। अगर मैं इस 14 को आधा कर दूं सेम इसी तरीके से, तो 2 से अगर मैं काट दूं तो मेरा कितना आता है? 7 आता है। क्योंकि 7 दूगुना 14। मेरा ऑप्शन में 7 है। हाँ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इसका आंसर 7 होगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। अब ये जो है, ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करना है, अच्छे से पढ़ के करना है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी। देखो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोल रहा है तो बिल्कुल वैसा वैसा आपको करना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम स्टार्टेड टू वॉक फॉर 5 किमी इन साउथ डायरेक्शन। तो मान लो ये एक पॉइंट है जहां से राम चलना शुरू किया है, तो ये साउथ डायरेक्शन में गया। ये वाला साउथ डायरेक्शन होता है। तो आपको सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो ये है नॉर्थ, नॉर्थ का बिल्कुल ऑपोजिट साउथ, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गया मेन 4 डायरेक्शन। इसके बाद भी आता है, यहाँ से एक डायरेक्शन निकलता है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से एक डायरेक्शन निकलता है, ये है साउथ ईस्ट। क्योंकि ये दो साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, ये दो नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ये दो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट। और देखो फिर यहाँ से ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। फिर ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बोला है साउथ डायरेक्शन में गया,
ठीक है, तो 5 किलोमीटर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ डायरेक्शन 5 किलोमीटर, तो इस ये लिख लो कि ये 5 किलोमीटर। ओके, फिर जब साउथ डायरेक्शन में गया तो राम का लेफ्ट और राइट किधर किधर होगा, लेफ्ट और राइट का लॉजिक कॉन्सेप्ट भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में चलेगा। तो अगर राम इधर गया तो उसका हो जाएगा इधर लेफ्ट और इधर राइट। इसके बाद बोला है एंड टूक ए लेफ्ट टर्न, मतलब ये लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, ये लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 किमी, मतलब इधर गया तो ये 8 किमी गया। अगर इसने लेफ्ट लेफ्ट टर्न लिया तो जिधर टर्न लेता है उधर ही वो वाला साइड हो जाता है, तो मतलब इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। ओके, इसके बाद बोला है ही देन टूक अनदर लेफ्ट टर्न, मतलब ये अनदर एक लेफ्ट टर्न लिया है और एंड वॉक 5 किमी एंड ये सेम सेम इसी डिस्टेंस को कवर किया है लेफ्ट टर्न लेके, मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एंड वॉक 5 किमी, अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किमी बिफोर टेकिंग ए राइट टर्न, मतलब ये वाला टर्न ये दूसरा जो टर्न ले रहा है इसके पहले लिया, तो मतलब इसी के बाद आएगा। इसके बाद जो है ये टेकिंग ए राइट टर्न, मतलब यहां से एक राइट टर्न लिया, राइट टर्न टू वॉक 7 किलोमीटर, तो यहां से राइट टर्न लिया है जो कि है 7 किलोमीटर का। तो ये अगर राइट टर्न लिया तो ये राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ओके, अब बोला है कि हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, तो ये वाला हो गया मेरा एंडिंग पॉइंट और ये वाला जो है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो हाउ फार मतलब ये एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक का दूरी कितना है, तो देखो ये 7 किलोमीटर है और ये कितने किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है 8 किलोमीटर का। तो अगर मैं टोटल दूरी पूछा है कि हाउ फार स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, तो मतलब 7 और 8 मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 8 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना होगा, 15 किलोमीटर। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, 15 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक टोटल जो डिस्टेंस है ये है 15 किलोमीटर का। ओके, समझ आया कैसे हुआ? बिल्कुल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन में जैसे आपको बोलेगा बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो होता है नॉर्मल रिलेशन वाला कि ऐसा पूछ देगा कि किसी ने एक तस्वीर किसी को दिखाया ये और बोल देगा कि ये आपकी मम्मी का, फूफा का, दादा का, बहन का कुछ है, तो ये सब बोल देगा। ठीक है, कि वो एक वाला हो गया ब्लड रिलेशन और ये एक हो गया कोडेड ब्लड रिलेशन। तो ये सीजीएल में आया। ठीक है, देखो तो कोडेड ब्लड रिलेशन जो है ये आपको देखना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि ये एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, इधर बोल रहा है कि एल रिलेटेड टू वाई, ये कैसे है। तो अब बिल्कुल ऐसे सॉल्व करिए। कैसे करना है देखो, कि पहले आपको ये देखना है u प्लस एच, यू प्लस एच का रेफरेंस देखो यहाँ पर कि a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोडेड ब्लड रिलेशन में आप कुछ चीजें याद रखेंगे। प्लस का साइन, प्लस का साइन का मतलब है ये मेल जेंडर को डिनोट कर रहा है। माइनस का साइन, माइनस का साइन का मतलब आपको ये समझ लेना है कि ये फीमेल को बोल रहा है। अच्छा, फिर ये वाला साइन, ये वाला साइन जो है ये कपल, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। और नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर कुछ रहेगा, ऊपर कोई रहेगा, इसके संतान, लड़का लड़की, बेटा बेटी जो भी है, तो ये होता है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। और एक है
ये वाला हाइफेन वाला, ये होता है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। ओके, ये सिबलिंग्स का मतलब है कि भाई बहन जो भी है, ये सेम रिलेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो बोला है कि यू प्लस एच, तो मतलब इसका रेफरेंस लो, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब यू इज द फादर ऑफ एच। तो यू जो हो गया, ये हो गया फादर किसका, एच का। देखो बेटा का रिलेशन, तो ये नेक्स्ट जनरेशन को डिनोट कर रहा है, तो ये यू प्लस, और ये अभी एज का मुझे पता नहीं चला कि एज का जेंडर क्या है, ये लड़का है या लड़की, वो मुझे आगे पता चलेगा। तो इसीलिए इसका, इसके ऊपर अभी कुछ साइन मत लगाओ, ठीक है, जब पता चलेगा तो तब लगाना है। इसके बाद देखो बोला है कि एच इंटू एल, ए इंटू बी मीन्स, देखो यहाँ से रेफरेंस, ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एच इज द ब्रदर। अब मुझे पता चल गया कि एच इज द ब्रदर ऑफ किसका, एल का, एच इंटू एल, तो एल आया। अब एल का मुझे पता नहीं है लड़का या लड़की, तो इसको ऐसे ही रख दो। अब देखो बोला है कि एल माइनस क्यू, तो एल माइनस क्यू मतलब ए माइनस बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब एल इज द सिस्टर, एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अब बोला है क्यू भाग आर डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ पर भाग का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब ये जो क्यू है, क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो क्यू इज द मदर ऑफ आर। अब देखो बोला है कि आर माइनस वाई, आर माइनस वाई का मतलब, देखो ये माइनस का रेफरेंस कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ वाई, आर इज द सिस्टर ऑफ वाई। ये हो गया मेरा टोटल ब्लड रिलेशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब मुझे वाई का जेंडर पता नहीं है, तो वाई के ऊपर कुछ साइन मत लगाओ। देखो क्वेश्चन में पूछा है देन हाउ इज एल रिलेटेड टू वाई, मतलब एल का वाई से क्या संबंध है, एल का, एल पूछा है, तो ये एल का संबंध वाई से किस चीज का है, क्या संबंध है। देखो तो यहाँ पे बोला है कि सिस्टर, सिस्टर है क्या, एल का सिस्टर तो क्यू है, तो ये पहले ही ये गलत हो गया। देखो मदर सिस्टर, एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो एल जो है इसका जेंडर है माइनस, मतलब ये फीमेल है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, फीमेल में आएगा। इधर जो बोल दिया है कि मदर्स ब्रदर, ये ब्रदर जो है ये तो मेल जेंडर है, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले आपको, आप ये भी देख सकते हो एग्जाम में कि मेरा जेंडर आंसर कौन सा आएगा। फीमेल पूछेगा तो मेरा प्लस वाला जो मेल जेंडर वाला ऑप्शन रहेगा वो पहले ही हटा दो, अगर मेल का पूछेगा तो फीमेल वाला जो ऑप्शन रहेगा वो पहले ही हटा दो। तो इसके बाद मुझे बी और डी में देखना है कि सिस्टर और ग्रैंड मदर फीमेल का है, तो देखो अब बोला है कि मदर्स सिस्टर, मदर सिस्टर, तो मदर जो है मुझे किसका पूछा है, वाई का, तो वाई जो है ये आर और वाई, ये क्या है, ये दोनों में आपस में सिबलिंग्स है, भाई बहन या बहन बहन का रिलेशन कोई भी हो सकता है, तो आपस में सिबलिंग्स है। तो इसका ये दोनों का मदर जो है, ये दोनों का मदर है क्यू, तो क्यू का अब बोला है मदर सिस्टर, तो क्या, अब देखो ये दोनों का तो मदर हो गया क्यू, अब क्यू का तो सिस्टर है ना, क्योंकि ये दोनों जो है, ये एल और क्यू, ये दोनों तो आपस में सिबलिंग्स हो गया, ये दोनों आपस में बहन बहन हो गया, तो मदर का सिस्टर तो एल हो रहा है और एल का सिस्टर क्यू हो रहा है, तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। अब डी को देखने का जरूरत ही नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि मैटरनल ग्रैंड मदर, क्या यहाँ से ग्रैंड मदर का कोई रिलेशन आपको जनरेशन दिख रहा है। ग्रैंड मदर का रिलेशन तभी देखेगा जो सबसे ऊपर इधर कोई आया था, कि अगर यू जो है, यू तो यू के साथ अगर कोई ऐसे रैंडम कोई जुड़ा रहता तो होता ग्रैंड मदर का रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है ये यू का संतान है, और इनके यू ये जिनके भी साथ शादी किया है तो वो हो जाएगा आर और वाई का ग्रैंड मदर। ओके, समझ आया। अब यहाँ पे भी बोला है मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब मम्मी रिलेशन का,
ओके, तो ये तो है मैटरनल ग्रैंड मदर का ही, क्योंकि ये मम्मी रिलेशन का ही चल रहा है। अब इनका इनका जिसके साथ शादी हुआ है उनका एक अलग फैमिली हो जाता है अगर क्वेश्चन में देता तो। ओके, समझ आया? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मदर सिस्टर। ओके, कोडेड ब्लड रिलेशन इजी है, कुछ लोगों को परेशानियां होता है, पर परेशान आपको होना नहीं है। मैंने पूरा कोशिश किया बिल्कुल डिटेल में टाइम लेकर आपको समझाने का। ओके, अच्छा, नेक्स्ट। ओके, तो आज का क्लास इतना ही था। कैसा लगा आज का सेशन? आप सब कमेंट में बता देना। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आज का सेशन यहाँ तक देखने के लिए। मैंने बहुत डिटेल में आप सभी को समझाने का कोशिश किया। मैं और भी क्लास लेकर आऊँगा, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का। पहले भी मैं इस क्लास के पहले भी मैं और भी सारे क्लास करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। आप सब उधर जाकर वो सारे क्लास देख सकते हैं। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, एक रिमाइंडर दूसरे बार कि पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल इसी नंबर है। और उस टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ के अलावा भी और भी बहुत सारे जो अपडेट्स है वो देता रहूँगा। क्विज वगैरह मैं आप सभी को उधर दूंगा, आप क्विज में पार्टिसिपेट करिएगा। और मैं उधर आप सभी के साथ बातचीत भी करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं भी यार एक वर्किंग पर्सन हूँ, मेरा भी जॉब में जाना पड़ता है। और उधर मैं आपसे बातचीत करूंगा मुझे जब भी टाइम मिलेगा। आप सभी का परेशानियाँ जो भी है आप सब मुझे बताएंगे, मैं आप सभी को उस तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि मैं आपका मेंटर हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब जिंदगी में खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएगा, तो वो सारे अप्स एंड डाउन्स को आपको पकड़ के रखना नहीं है। ठीक है, ये आपके जर्नी का एक पार्ट है। और मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ फिर से मुलाकात करूंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और पहली बार हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, बेल आइकन का नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं कोई क्लासेस लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। चलिए, मैं आप इस क्लास से विदा लेता हूँ। आप सब अपना तब तक ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। महादेव आप सभी का मंगल करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।